नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर टॉपिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यानी स्तंभ कोशिकाएं। स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है, इनके प्रकार देखेंगे और इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेम सेल्स क्या होती है। तो स्टेम सेल्स अपनी बॉडी के अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, यानी अविभजित कोशिकाएं होती है जिनके अंदर सेल्फ रिन्यूअल की और डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होती है। ये किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका का निर्माण कर सकती है। ये कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, यानी इसमें कंटिन्यू विभाजन होता रहता है। और दूसरा, इसके अंदर बायोलॉजिकल एजिंग नहीं होती है। इन सेल्स के अंदर ये किसी भी सेल्स के अंदर डेवलप हो सकती है। ऐसी सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स के अंदर ये सेल्स अपनी बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम का पार्ट होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। ये एग्जांपल अपनी बॉडी में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स का है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये एक कोशिका होती है। इस कोशिका में निरंतर विभाजन होते हैं, विभेदन होते हैं, जिसके बाद आगे ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला बनता है। तो ये जो सारा कहलाता है एम्ब्रियो। तो यहाँ से जो सेल्स प्राप्त करना कहलाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये टोटिपोटेंट होती है, यानी किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, उसकी कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती है। ये एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स कहलाती है। उसके बाद भ्रूण को आफ्टर 7 वीक फीटस कहते हैं। ये फीटस की सेल्स होती है जो प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट हो सकती है। उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल्स होती है जो अपनी ह्यूमन की बॉडी में हो सकती है। स्टेम सेल्स और प्रीकर्सर सेल्स में क्या डिफरेंस है। स्टेम सेल्स किसी भी सेल्स की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है और किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, जैसे अपने अंदर हीमोपोएटिक सिस्टम जो होता है उसकी सेल्स। उसके अलावा प्रोजेनरेटर सेल्स या प्रीकर्सर सेल्स वे होती है जो पर्टिकुलर एक दो प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, जैसे माइलॉइड सेल्स होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कितने प्रकार की होती है। तो स्टेम सेल्स का क्लासिफिकेशन अपन दो आधार पर कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कैसे हो रही है, और दूसरा है इनके एक्शन यानी इनकी कैपेसिटी कितनी है। तो ओरिजिन के बेसिस पर अपन ने अभी डायग्राम में देखा था कि स्टेम सेल्स दो प्रकार की हो सकती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो से प्राप्त होती है, और एडल्ट स्टेम सेल्स जो एडल्ट से प्राप्त हो सकती है। दूसरा, एक्शन के बेसिस पर ये मोटे तौर पर 3 प्रकार की हो सकती है, या इनको 4 प्रकार की बता सकते हैं अपन। सबसे पहले टोटिपोटेंट, उसके बाद प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो इनका डिटेल वर्णन करेंगे। स्टेम सेल्स की पोटेंसी के आधार पर ये 4 प्रकार अभी बताए थे, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो सबसे पहले टोटिपोटेंट किसको कहेंगे। टोटिपोटेंसी वो एक्टिविटी, वो क्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी सेल्स शरीर के किसी भी प्रकार की सेल के अंदर का निर्माण कर सकती है, विभेदित हो सकती है। ऐसी सेल्स को टोटिपोटेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटिपोटेंट सेल्स अपनी होती है केवल जाइगोट के अंदर या उसके 2-3 दिन के बाद के विभाजन तक की सेल्स टोटिपोटेंट होती है। उसके बाद आती है प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट सेल्स शरीर की कोई भी कोशिका का निर्माण कर सकती है, यानी प्रॉपर एम्ब्रियो बना सकती है, केवल कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। जैसे ब्लास्टुला, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसकी इनर सेल मास की कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती है। मल्टीपोटेंट जो होती है, ये कुछ ही प्रकार की सेल्स के अंदर विभेदित हो सकती है। ये मल्टीपोटेंट कहलाती है। जैसे अपनी माइलॉइड टिश्यू जो है वो ब्लड सेल्स आरबीसी भी बना सकती है, डब्ल्यूबीसी भी बना सकती है और प्लेटलेट्स भी बना सकती है, लेकिन उनसे किसी दूसरे प्रकार की कोशिकाएं नहीं बन सकती। ये मल्टीपोटेंट कहलाती है। और यूनिपोटेंट, जैसे कि नाम से पता चलता है, यूनिपोटेंट सेल्स केवल एक ही प्रकार की सेल्स के अंदर विभेदित हो सकती है। जैसे अपनी एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स जो होती है, जर्मिनल लेयर जो होती है, वो केवल शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण ही कर सकती है। ये यूनिपोटेंट का उदाहरण है। ये डायग्राम बनाना है आपको। ये डायग्राम साफ दिख रहा है कि जो जाइगोट बनता है या कुछ कोशिकाएं होती है, ये टोटिपोटेंट होगी, इनसे पूरा शरीर बन सकता है। उसके बाद जब इसमें विभाजन होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट बनती है, तो ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है। उसके अलावा ये कोशिकाएं अंदर इनर सेल मास कहलाती है। ये इनर मास की सेल्स की कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती है। उसके बाद इनसे आगे गेस्टुला बनता है और एडल्ट एम्ब्रियो बनता है। उनकी कोशिकाएं मल्टीपोटेंट कहलाती है। और बाद में जब कोशिका विभेदित हो जाती है तो इनकी प्रीकर्सर सेल्स यूनिपोटेंट कहलाती है।
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है, इनके टाइप्स जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट सेल्स हो सकती है जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक होती है। ब्लास्टुला का निर्माण 4 से 5 दिन पश्चात होता है फर्टिलाइजेशन के। इनकी इनर सेल मास की जो कोशिकाएं होती है ये प्लूरिपोटेंट होगी और इनसे किसी भी प्रकार की सेल्स यानी पूरा एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। ये इनर सेल मास की कोशिकाएं हैं, इनका कल्चर करने के बाद पूरा एम्ब्रियो बन सकता है। ये इस प्रकार स्टेम सेल्स का है। स्टेम सेल्स के एडवांटेज क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के, कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, दूसरा ये इमोर्टल होती है और इनकी अवेलेबिलिटी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से शुक्राणु और अंडाणु का बाहर निषेचन करवाकर जाइगोट प्राप्त करके उनसे अपन स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स भी अनडिफरेंशिएटेड होती है, लेकिन ये टोटिपोटेंट नहीं होगी, ये केवल प्लूरिपोटेंट हो सकती है या मल्टीपोटेंट हो सकती है। जैसे अपने अंदर माइलर टिश्यू जो होता है वो मल्टीपोटेंट होता है। इनके भी कुछ एडवांटेज होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर अपने को एम्ब्रियो को मारना नहीं पड़ेगा, उसके अलावा ये नॉन इम्यूनोजेनिक होती है, यानी आसानी से रिसीव हो जाती है। इनकी कुछ लिमिटेशंस है एडल्ट स्टेम सेल्स की, जैसे इनकी मात्रा बहुत कम प्राप्त होगी, उसके अलावा ये बहुत सारी लाइफ तक जिंदा नहीं रह सकती है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि ये टोटिपोटेंट नहीं होकर प्लूरिपोटेंट होती है। अब स्टेम सेल्स का सोर्स क्या है? स्टेम सेल्स का सोर्स कुछ हो सकता है, जैसे एबॉर्शन के पश्चात जो फीटस प्राप्त होता है उससे स्टेम सेल्स प्राप्त कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर जो जाइगोट बनता है उससे अपन स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं, या जो भ्रूण होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है या बोन मैरो होता है वो स्टेम सेल्स का सोर्स होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, अपना आजकल बैंक भी चल रहा है स्टेम सेल बैंक, जिसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उससे कोशिकाएं प्राप्त कर ली जाती है और उनको फ्यूचर के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। अगर उस बच्चे के अंदर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो इन स्टेम सेल से उस ऑर्गन को प्राप्त करके उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एप्लीकेशन क्या क्या है? स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन आज के बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आज के युग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। स्टेम सेल से बहुत सारी बीमारियों का अपन इलाज किया जाता है स्टेम सेल्स के द्वारा। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ कुछ जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उनका इलाज किया जा सकता है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर किया जा सकता है, या डायबिटीज जो होती है सेल्स, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है पैंक्रियास की बीटा सेल्स होती है उनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो डायबिटीज का इलाज हो सकता है, हेपेटाइटिस का हो सकता है। ये सारी बीमारियों का इलाज आज के साइंस में स्टेम सेल्स के द्वारा किया जा सकता है। ये सेल थेरेपी कहलाती है। इसमें स्टेम सेल्स प्राप्त करके अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिजीज का इलाज किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके या अम्बिलिकल कॉर्ड से अपन स्टेम सेल्स प्राप्त करके भी अपन स्टेम सेल थेरेपी दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिक्कतें होती है स्टेम सेल्स के अंदर। एक तो ये है कि ये इथिकल हैक नहीं है, इसके अंदर डाउट चलता है कि ये स्टेम सेल्स प्राप्त करना एक एम्ब्रियो को किल करना यानी फिटिसाइड होता है, तो उससे अपन स्टेम सेल्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इथिकल डिबेट होती है कि स्टेम सेल्स प्राप्त करना सही है या नहीं है। थैंक्स।